पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है और इसके आने का कारण क्या है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट परसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। हर विद्वान इसे अलग अलग तरीके से समझते हैं, इसीलिए वेबस्टर ने इंफॉर्मेशन सोसाइटी को 5 परसेप्शन में बांटा है, जो हैं टेक्नोलॉजिकल परसेप्शन, इकोनॉमिकल परसेप्शन, ऑक्यूपेशनल परसेप्शन, स्पैटियल परसेप्शन एंड कल्चरल परसेप्शन। मैंने जो अभी कहा, क्या आपको समझ में आया कि ये परसेप्शन क्या है? आज किताब मत उठाओ, पहले मुझे सुनने की कोशिश करो। सोचो, मैं अगर तुम्हारे सामने एक मोबाइल फ़ोन रख दूंगी और कुछ लोगों से पूछूंगी कि ये मोबाइल है क्या। पहले व्यक्ति अगर कोई इंजीनियर होगा तो कहेगा कि ये एक टेक्नोलॉजी है, इसमें प्रोसेसर, रैम, बैटरी और सॉफ्टवेयर हैं। उन्होंने मोबाइल को टेक्नोलॉजी के नज़रिए से देखा। अगर मेरे इस गैंग में कोई दूसरा व्यक्ति कोई बिजनेसमैन होगा तो वह कहेगा कि इसे करोड़ों रुपए में बिजनेस हो सकता है। उसने इसी मोबाइल को इकोनॉमिक के नज़रिए से देखा। अगर तीसरा व्यक्ति कोई टीचर होगा तो वह कहेगा कि इससे ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं। उसने मोबाइल को एजुकेशन के नज़रिए से देखा। अगर चौथा व्यक्ति कोई फोटोग्राफर होगा तो वह कहेगा कि इसका कैमरा बहुत अच्छा है। उसने मोबाइल को फोटोग्राफी के नज़रिए से देखा। अगर पांचवा व्यक्ति कोई माँ होगी, वह कहेगी कि इससे मैं अपने बेटे से रोज़ बात कर सकती हूँ। उसने मोबाइल को रिलेशनशिप के नज़रिए से देखा। अब बताओ, क्या 5 ने अलग अलग मोबाइल देखा? नहीं, मोबाइल तो एक ही था, लेकिन हर व्यक्ति ने अपने नज़रिए मतलब अपने परसेप्शन से देखा। उसी तरह इंफॉर्मेशन सोसाइटी भी एक ही है, बस उसे देखने का एंगल अलग अलग है, मतलब देखने का परसेप्शन, नज़रिया अलग अलग है। सबसे पहला परसेप्शन या सबसे पहला नज़रिया हमारा आता है टेक्नोलॉजिकल परसेप्शन। तो चलिए देखते हैं टेक्नोलॉजिकल परसेप्शन क्या है। टेक्नोलॉजिकल परसेप्शन कहता है कि अगर किसी सोसाइटी में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट तेज़ी से हो रहा हो तो वो सोसाइटी इंफॉर्मेशन सोसाइटी बन रही है। इस परसेप्शन के हिसाब से आईसीटी जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क्स का डेवलपमेंट ही बताता है कि सोसाइटी इंफॉर्मेशन सोसाइटी है या नहीं। कंप्यूटर, इंटरनेट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तेज़ी से डेवलपमेंट ने सोसाइटी में बहुत बड़े चेंजेस लाए हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरी, यूपीआई पेमेंट, ई गवर्नेंस। ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से आज पॉसिबल हुआ है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और डिसेमिनेट किया जाता है। इसका मतलब लोगों तक पहुंचाया जा सकता है और सब बहुत फास्ट और इजी हो गया है। टेक्नोलॉजी ने सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का तरीका नहीं बदला, इसने बदल दिया कि लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे नॉलेज शेयर करते हैं। इसीलिए टेक्नोलॉजिकल परसेप्शन का मानना है कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ही इंफॉर्मेशन सोसाइटी के डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रीज़न है। सॉरी गाइज, मुझे थोड़ा बुखार हो गया है तो इसीलिए मेरा आवाज़ थोड़ा स्लो और ऐसे फटाफटा आ सकता है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिए और मैं जो बोल रही हूँ थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करें। अब चलिए देखते हैं हमारा दूसरा परसेप्शन, जो है इकोनॉमिक परसेप्शन। इसका मतलब है जिस सोसाइटी की इकोनॉमी इंफॉर्मेशन पर ज़्यादा डिपेंड करती है उसे इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहा जा सकता है। इंफॉर्मेशन सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है। दूसरा पॉइंट है, मार्क पॉटर ने बताया कि इंफॉर्मेशन सेक्टर भी इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है और यह नेशनल इनकम में भी हेल्प करता है। बुक में जैसे आप मैक्लब का नाम देख सकते हैं। मैक्लब ने नॉलेज इंडस्ट्री के महत्व पर बल दिया और बताया कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज आधुनिक अर्थव्यवस्था के विकास में पूर्ण भूमिका निभाती है। इंफॉर्मेशन सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी एंड नेशनल इनकम। मैं जो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ उसको आप कॉपी में लिख लीजिए। पहला है इंफॉर्मेशन सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी एंड नेशनल इनकम। दूसरा, नॉलेज इंडस्ट्रीज़ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है और आजकल के टाइम में इकोनॉमिक्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लगी है इंफॉर्मेशन पे। अब चलिए देखते हैं हम ऑक्यूपेशनल परसेप्शन, जो कि हमारा थर्ड परसेप्शन है। ऑक्यूपेशनल परसेप्शन कहता है कि जब सोसाइटी में फैक्ट्री और मैनुअल जॉब्स की जगह इंफॉर्मेशन और नॉलेज बेस्ड जॉब बढ़ने लगती हैं, तब सोसाइटी को इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहा जा सकता है। बुक कहना चाहती है कि पहले ज़्यादातर लोग खेती, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, लेकिन इंफॉर्मेशन सोसाइटी में ज़्यादातर लोग टीचिंग, रिसर्च, इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऐसे काम में ज़्यादा लगे रहते हैं। इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ऑक्यूपेशन मतलब जॉब्स जैसे टीचिंग जॉब्स, रिसर्च, इंफॉर्मेशन डेवलपर,
सोसाइटी में बहुत डोमिनेंट हो जाती हैं। मार्क पोर्टर ने बताया कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी का डेवलपमेंट ऑक्यूपेशनल चेंजेस से जुड़ा हुआ है। फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल जॉब से शिफ्ट होकर नॉलेज बेस्ड और इंफॉर्मेशन रिलेटेड जॉब्स की तरफ बढ़ना ही इंफॉर्मेशन सोसाइटी की पहचान है। अब देखते हैं कि स्पाटियल परसेप्शन क्या है। ये हमारा चौथा परसेप्शन है। जब इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स जैसे इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दुनिया के अलग अलग स्थानों को जोड़ देते हैं, तब उसे स्पाटियल परसेप्शन कहते हैं। अगर दिल्ली में बैठा एक व्यक्ति कुछ सेकंड्स में न्यूयॉर्क तक पहुंच जाता है, मतलब न्यूयॉर्क की इन्फॉर्मेशन देख सकता है, या भारत में बैठकर यूके की डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस कर सकता है, तो यह स्पाटियल परसेप्शन का उदाहरण है। यानी डिस्टेंस मतलब दूरी अब इन्फॉर्मेशन के लिए बाधा नहीं है। अभी कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाली हूँ, आप लोग लिख लीजिए। जैसे जब इंफॉर्मेशन नेटवर्क दुनिया के अलग अलग स्थानों को जोड़ देते हैं, तब उसे स्पाटियल परसेप्शन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स कनेक्ट डिफरेंट लोकेशंस। तीसरा पॉइंट है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूट करना आसान हो गया है। चौथा, नेटवर्क सोसाइटी, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा। जब पूरी सोसाइटी नेटवर्क के माध्यम से जुड़ जाती है, उसे नेटवर्क सोसाइटी कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखते हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू सर्कुलेट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वजह से पूरी दुनिया में कहीं भी तुरंत कम्युनिकेट किया जा सकता है। अब हमारा लास्ट परसेप्शन आता है कल्चरल परसेप्शन। कल्चरल परसेप्शन कहता है कि जब इंफॉर्मेशन और मीडिया हमारी डेली लाइफस्टाइल का, कल्चर का एक मेन हिस्सा बन जाती है, तब उस सोसाइटी को इंफॉर्मेशन सोसाइटी के रूप में देखा जा सकता है। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के इन्वेंशन ने लाइफस्टाइल को बदल दिया है। आज हम मीडिया लडेन सोसाइटी में रह रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि मीडिया लडेन सोसाइटी क्या है? ये एक ऐसा समाज है जहाँ हर तरफ मीडिया और इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। मतलब जैसे हमारे पास बहुत सारे मीडियाज़ हैं, जैसे मोबाइल, यूट्यूब, टीवी, न्यूज़, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर वेबस्टर ने कहा कंटेम्प्रेरी कल्चर इज़ मोर हैवीली इंफॉर्मेशन लैडन देन एनी प्रीवियस कल्चर। इसका मतलब है आज की कल्चर पहले की किसी भी कल्चर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पर आधारित है। मॉडर्न कल्चर इज़ बेस्ड ऑन एक्सचेंजिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड मैसेज। ये तो गई हमारी पांचों परसेप्शन। अब चलिए पढ़ते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है नॉलेज सोसाइटी। बुक में लिखा गया है कि चेंज इज़ द एसेंस ऑफ ग्रोइंग सोसाइटी। इसका मतलब कोई भी समाज अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसमें चेंज होना ज़रूरी है, और यह चेंज इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आती है। इसमें यह भी कहा गया है कि नॉलेज सोसाइटी 1990 के दौरान इमर्ज हुई थी। डॉक्टर A.W. खान, द फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन यूनेस्को, उन्होंने कहा था कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज सोसाइटी। सैली ने 2005 में कहा था कि नॉलेज सोसाइटी इज इम्पोर्टेंट फॉर एम्पावरिंग एंड डेवलपिंग ऑल सेक्टर ऑफ सोसाइटी। मतलब नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में डेवलपमेंट करने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग आता है डेफिनेशन ऑफ नॉलेज सोसाइटी। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ नॉलेज सोसाइटी इज अ सोसाइटी इन विच नॉलेज इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। It focuses on creation, acquisition, sharing and dissemination and effective use of knowledge for the overall development of individual and the society. Next आते हैं हम characteristics of knowledge society. इसमें कुछ मेन पॉइंट्स है जो मैं आपको बता दे रही हूँ। जो कुछ भी बोलूँगी आप उसको लिख लीजिए। मतलब ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ जानना ज़रूरी है। मैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको पॉइंट आउट कर दे रही हूँ, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। नॉलेज इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। सेकेंड पॉइंट, नॉलेज इज़ कॉन्टिन्यूसली क्रिएटेड थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन। थर्ड, knowledge is effectively applied for solving problems. Fourth point is in knowledge society, ICT supports knowledge. Fifth point, knowledge society encourages lifelong learning. The sixth point is human development is the main goal of knowledge society. अब चलिए देखते हैं ये यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक जो है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पैसा या नेचुरल रिसोर्सेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नॉलेज, एजुकेशन, स्किल्स, इनोवेशन को दी जाती है।
अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी KBE इज एन इकोनॉमी इन विच नॉलेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द प्रोडक्शन, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट, वेल्थ क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है फैक्चुअल नॉलेज, मतलब नो व्हाट। इसका मतलब है किसी चीज़ की जानकारी होना। फॉर एग्जांपल इंडिया की कैपिटल क्या है या DDC का फुल फॉर्म क्या है। मतलब हम किसी चीज़ का नॉलेज इकट्ठा करेंगे, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे। दूसरा है साइंटिफिक नॉलेज, मतलब नो व्हाई। इसका मतलब है किसी चीज़ के पीछे का कारण जानना, उसके पीछे का रीज़न जानना। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्यों ज़रूरी है, इंटरनेट कैसे काम करता है, यानी क्यों का जानना इधर ज़रूरी है, क्यों का जवाब। थर्ड वाला है प्रैक्टिकल नॉलेज, दैट इज़ नो हाउ। इसका मतलब कोई काम करना आना। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर चलाना, क्लासिफिकेशन करना, कंप्यूटर ऑपरेट करना, यानी प्रैक्टिकल स्किल्स होना। और चौथा है एक्सपर्ट नॉलेज, नो हु। इसका मतलब ये पता होना सही व्यक्ति कौन है जो मदद कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाए तो किस एक्सपर्ट को कांटेक्ट करना, यानी सही व्यक्ति को पहचानना। अब चलिए देखते हैं, और एक नाम आता है OECD। ये क्या है? सबसे पहले ये समझो कि OECD कोई डेफिनेशन नहीं है। OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम दुनिया के देशों की इकोनॉमी, एजुकेशन और डेवलपमेंट पर रिसर्च करना और गाइडलाइंस देना। अब इधर OECD ने नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को डिफ़ाइन किया। उसके अनुसार नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी यह इकोनॉमी है जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज पर निर्धारित होती है। मतलब इकोनॉमी चलाने में सबसे बड़ा रोल नॉलेज का होता है। अब और एक नाम देख सकते हैं आप इधर, APEC। APEC क्या है? APEC का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें एशिया पैसिफिक रीजन के कई देश मिलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर काम करते हैं। अब APEC ने KBE को अपना आसान तरीके से समझाया। उसके अनुसार नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी वह इकोनॉमी है जिसमें नॉलेज की ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, वेल्थ क्रिएशन और डेवलपमेंट का सबसे बड़ा ड्राइवर होता है। यानी सिर्फ नॉलेज रखना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसी नॉलेज से नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स, जॉब और इकोनॉमिक ग्रोथ पैदा होती है। अब एक टॉपिक आता है OECD। उसके 5 इंडिकेटर्स हैं। पहला है नॉलेज इनपुट, मतलब नॉलेज बनाने के लिए एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरा है नॉलेज स्टॉक्स एंड फ्लोज। इसका मतलब है नॉलेज कितनी उपलब्ध है और लोगों तक कितनी अच्छी तरह से पहुंच रही है। थर्ड है नॉलेज आउटपुट, नॉलेज से क्या परिणाम मिल रहा है, जैसे पैटेंट्स, रिसर्च पेपर्स और न्यू टेक्नोलॉजीज़। 4 है नॉलेज नेटवर्क्स, यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्रीज़, रिसर्च सेंटर और गवर्नमेंट मिलकर नॉलेज शेयर करें और उसके साथ काम करें। 5वां है नॉलेज एंड लर्निंग, लोग लगातार नॉलेज सीखें और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाते रहें, जिसका नाम है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर किसी देश को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना है तो उसके पास 4 मजबूत पिलर्स होने चाहिए। इन 4 पिलर्स के बिना नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी सफल नहीं हो सकती। सबसे पहला पिलर है इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल रेजिम। इसका मतलब है सरकार के ऐसे रूल्स, पॉलिसीज़ और लॉज होने चाहिए जो नॉलेज, इनोवेशन और बिजनेस को बढ़ावा दे। दूसरा पिलर है एजुकेट एंड स्किल्ड पॉपुलेशन। इसका मतलब है देश के लोग पढ़े लिखे और स्किल्ड होने चाहिए, सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल भी होनी चाहिए उनमें। तीसरा पिलर है इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब है देश में अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जैसे नेट, कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क, डिजिटल सर्विस, कम्युनिकेशन सिस्टम, ताकि इन्फॉर्मेशन जल्दी से शेयर हो सके। आसान भाषा में स्ट्रॉन्ग ITC इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। फोर्थ पिलर है इनोवेशन सिस्टम। इसका मतलब है यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च सेंटर्स, इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज मिलकर नई टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज़ तैयार करें। फॉर एग्जांपल IIT रिसर्च करें, कंपनीज नए प्रोडक्ट बनाएं, यूनिवर्सिटीज़ नए इन्वेंशन करें। ये हो गई हमारी पहली यूनिट ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।